चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब पढ़ रहे हैं आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में स्ट्रीमलाइन फ्लो हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। अब हम पढ़ रहे हैं डिटेल में बर्नौलीज प्रिंसिपल। द फ्लूइड फ्लो इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। कोई भी फिजिकल फिनोमेना इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना एंड थैंक गॉड कि हम लोग इस स्टेज में हर डिस्कशन का सिंप्लीफाइड वर्जन पढ़ते हैं। Any physical phenomena, any phenomena of physics happening around us is very complex. तो हम बहुत सारे सिंप्लीफाइंग assumptions करके ही केवल उनको डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग अभी इस लेवल की फिजिक्स नहीं जानते कि एक्चुअल फिनोमेना पूरी तरह डिस्कस किया जाए। We always study simplified physics, but we can obtain some useful properties for steady or streamlined flow using the conservation of energy. अभी तक कोई खास बात ध्यान नहीं आई है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो की ही अभी भी बात करने जा रहा है। कहता है कंसीडर अ फ्लूइड मूविंग इन अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। पाइप जो है ये शुरू से ऐसा कुछ बना रहा है, ये ऐसा पाइप बना रहा है, ऐसा। कहता है कंसीडर अ फ्लूइड moving in a pipe of varying cross sectional area, let the pipe be at a varying height as shown. इसको कहीं जमीन मान लेते हैं, इसको जमीन मान लेते हैं। जमीन से इसके सेंटर की हाइट h1 है और जमीन से इसके सेंटर की हाइट h2 है। ठीक है, पाइप का एरिया एक तो नॉन यूनिफॉर्म है और इनकी जमीन से हाइट भी अलग अलग है। We now suppose that an incompressible fluid is flowing through the pipe in a steady flow. एक तो incompressible fluid है, हम सब आइडियल कंडीशन से मान रहे हैं और उसमें incompressible fluids की बात की जाती है और फ्लो भी स्टेडी है। Its velocity must change as a consequence of equation of continuity. Continuity ये कहता है area into velocity is constant, तो जहाँ एरिया कम है वहाँ वेलोसिटी ज्यादा है और जहाँ एरिया ज्यादा है वहाँ वेलोसिटी कम है। हाँ, इसकी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, बात सही है। कहता है फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो भाई एक्सेलरेशन तो है, मानते हैं हम इस बात को। और एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए फोर्स की आवश्यकता क्या है? कहता है फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस एक्सेलरेशन व्हिच इज कॉज्ड बाय द फ्लूइड सराउंडिंग इट। द प्रेशर मस्ट बी डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन। शायद प्रेशर डिफरेंस से ही फोर्स पैदा हो सकता है फ्लूइड में, तो और कोई तरीका है नहीं। अभी तक भी लिखने लायक कोई बात नहीं हुई, अंडरलाइन करने लायक कोई बात नहीं। कहता है बर्नौलीज इक्वेशन इज अ जनरल एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ पाइप टू बोथ वेलोसिटी चेंज एंड एलिवेशन चेंजेस। वेलोसिटी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी और हाइट चेंज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। तो कह रहा है बर्नौलीज थ्योरम इन तीन चीजों को रिलेट करता है। एक तो अलग अलग पॉइंट पे शायद प्रेशर अलग अलग है, एक वेलोसिटी अलग अलग है और एक पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है। कहता है डैनियल बर्नौली ने इस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया। अब हम इसकी मैथमेटिक्स में ही आ रहे हैं, हम इसके पहले कुछ भी नहीं कह रहे। कहता है कंसीडर द फ्लो एट टू रीजन्स, वन दैट इज BC एंड टू दैट इज DE। BC इसने यहाँ कंसीडर किया है, इस पॉइंट को B कह रहा है और इस पॉइंट को C कह रहा है। तो फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक आई है, कभी ये BC है और ये DE है, ये E है और ये D है। इस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के पाइप में लिक्विड BC और DE में कुछ फ्लो को कंसीडर करने को कह रहा है। कहता है कंसीडर द फ्लो ऑफ एट टू रीजन्स, वन एंड रीजन 2। ये रीजन 1 है, ये रीजन 1 है और ये रीजन 2 है। कहता है यहाँ से लिक्विड को अंदर आता हुआ इमेजिन करिए और यहाँ से लिक्विड को बाहर निकलता हुआ इमेजिन करिए। कंसीडर द फ्लो एट टू रीजन्स। फिर कहता है कंसीडर द फ्लूइड इनिशियली lying between B and D in an infinitesimally time interval delta t। टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा ले रहा है वो, हालांकि डायग्राम में क्लैरिटी के लिए इसने बड़ा दिखाया है। तो यदि यहाँ फ्लूइड की वेलोसिटी v1 थी तो ये जो लेंथ है ये v1 डेल्टा t है, और यदि यहाँ फ्लूइड की वेलोसिटी v2 है तो इस जो रीजन है इसकी लेंथ है v2 डेल्टा t है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन टाइम, सो लेंथ का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम।
इस बहुत ही छोटा रीजन है और इस रीजन में वेलोसिटी v1 को कांस्टेंट माना जा सकता है, इतना बड़ा रीजन नहीं है। इस रीजन में वेलोसिटी को v1 पे कांस्टेंट माना जा सकता है, तो द लेंथ ऑफ दिस रीजन इज v1 डेल्टा t और लेंथ ऑफ दिस रीजन इज v2 डेल्टा t। ये दोनों रीजन v1 और ये दोनों रीजन जो हमने डायग्राम में दिखाए हैं, थोड़े मैग्नीफाई करके दिखाए हैं, एक्चुअली ये दोनों बहुत ही ज्यादा छोटे-छोटे रीजन्स हैं। In infinitesimally time interval delta t, this fluid would have moved. Suppose v1 is the speed at b and v2 at d, then fluid initially at b has moved the distance v1 delta t to c, and v1 delta t is small enough to assume constant cross section along bc. हम मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक b से c तक बहुत ही छोटा ये पोर्शन है, ना तो एरिया चेंज हुआ है ना वेलोसिटी चेंज हुई है, इसलिए वेलोसिटी को v1 पे कांस्टेंट माना जाता है। इसी तरह ये रीजन भी बहुत छोटा है DE और इस रीजन DE में एरिया को कांस्टेंट माना जा रहा है, जो भी वैल्यू है वहां पर, तो थ्रू आउट वेलोसिटी v2 पे कांस्टेंट माना जा रहा है। कहता है द सेम इंटरवल डेल्टा t द फ्लूइड इनिशियली एट d मूव्स टू E। जब यहाँ की फ्लूइड D की फ्लूइड C पे आई तो उसी रीजन में मान लीजिए D की फ्लूइड E पे गई, जब पानी अंदर यहाँ घुसेगा तो यहाँ से बाहर निकालेगा ही निकालेगा। जब D की फ्लूइड C पे आई तो D की फ्लूइड E पे गई। A distance equal to v2 delta t. If the pressures at P1 and P2 act as shown in the figure, यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P1 है और यहाँ प्रेशर P2 है। पता नहीं ये प्रेशर कौन लगा रहा है, पर ये प्रेशर बाहर के प्रेशर है। ये डेरिवेशन जो हम कर रहे हैं स्कूल एग्जाम के लिए काम का है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, नीट की या जेईई मेन की, तो उसमें सिर्फ इसकी एप्लीकेशन इन्हें सिर्फ न्यूमेरिकल काम आते हैं। उसने कहा है कि यहाँ वेलोसिटी v1 है, जो कि मैं bc को बहुत छोटा पोर्शन मान रहा हूँ, तो यहाँ ना एरिया चेंज हो रहा है ना वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो फ्लूइड टाइम इंटरवल डेल्टा t में b से c पे आई है और इस लेंथ को v1 डेल्टा t कहा जाता है। और जब फ्लूइड b से c पे आई है तो इधर मान लीजिए वो d से e निकली है, मुझे थोड़ा नैरो बनाना चाहिए था, ये पोर्शन d थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था, डायग्राम में थोड़ा बड़ा बन गया है, ये थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था। जब d वाला पोर्शन c पे आया तो d वाला पोर्शन e पे गया, और ये रीजन डी भी एक्चुअली तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, और इसे रीजन डी से ई तक कोई एरिया चेंज नहीं हुआ है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है, तो ये लेंथ को v2 डेल्टा t माना जा सकता है। प्रेशर्स p1 एंड p2 एक्ट एज शोन इन द प्लेन्स, है ना, ये हाइट्स h1 h2 है, ये यहाँ वेलोसिटी v1 v2 है और यहाँ प्रेशर p1 और यहाँ प्रेशर p2 है। Pressures P1 and P2 act as shown on the plane faces of areas A1 and A2. इस पूरे प्लेन फेस का जो एरिया है मैं A1 मान ले रहा हूँ, और इस पूरे प्लेन फेस का जो एरिया है वो मैं A2 मान ले रहा हूँ। ये जो एरियाज है, जिस एरिया से पानी एंटर हो रहा है वो A1 है, और जिस एरिया से लिक्विड एक्सिट हो रही है वो एरिया A2 है। The work done, अब ये जरूर हम कुछ लिखने लायक पोजीशन में आ गए, तो मैं इस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तो कुछ नहीं लिख रहा, सारी बातें ऑब्वियस है, डायग्राम में मेंशन्ड है, तो बस डायग्राम से देख के समझ में आ रहा है हमने कहाँ क्या माना है। अब आप ये हेडिंग दे दीजिए, थोड़ी सी छोटी सी सब हेडिंग है, वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट द लेफ्ट एंड इज इक्वल टू, लेफ्ट एंड पे जो वर्क डन है, यहाँ जो वर्क है, वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो सकता है प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो प्रेशर यहाँ P1, एरिया है A1 और डिस्प्लेसमेंट है V1 और ये डेल्टा t। इस प्रेशर तो लिक्विड के राइट एंगल्स पे काम करता ही है, फोर्स है प्रेशर इनटू एरिया और डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे V1 डेल्टा t, तो लेफ्ट एंड पे, पाइप के लेफ्ट एंड पे जब फ्लूइड एंटर कर रही है वहां अगर प्रेशर P है तो वहां पर जो लिक्विड पे वर्क किया गया है वो ये, याद करने की इसे आवश्यकता नहीं है। Since the same volume passes through both the regions, अच्छा P1 डेल्टा भी उसने उसे कह दिया है, एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू लेंथ, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली जाए ये ठीक है वैसे तो, पर एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो एरिया इनटू लेंथ एक वॉल्यूम होता है, एरिया इनटू लेंथ एक वॉल्यूम होता है, तो ये जो वर्क डन है ये P1 डेल्टा V है,
छोटे v, वेलोसिटी को मैं स्मॉल v से लिख रहा हूँ, वेलोसिटी को मैं स्मॉल लेटर v से लिख रहा हूँ, और वॉल्यूम को मैं कैपिटल लेटर कैपिटल V से लिख रहा हूँ। डेल्टा V इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, तो लिख सकता हूँ डेल्टा V इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड entering the pipe in time delta t। टाइम डेल्टा में ये v थोड़ा कैपिटल V बना देते हैं, वॉल्यूम वाला v है कि वेलोसिटी वाला v है, जरा ध्यान दीजिए। डेल्टा V is the volume of the liquid entering the pipe in time delta t। अब वो ये कह रहा है जितनी वॉल्यूम अंदर आएगी उतनी तो वॉल्यूम बाहर निकलेगी, कंजर्वेशन ऑफ मास। इनकमिंग मास मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग मास, और फिर हम डेंसिटी सेम मान लेते हैं, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो इनकमिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू आउटगोइंग वॉल्यूम। इस बात का ये कहीं आगे यूज करेगा। पहली बात हमने जो डेरिवेशन के लिहाज से जो पहली बात देखी है वो ये है कि वर्क डन एट लेफ्ट हैंड, दिस प्रेशर इज प्रोबेबली पुशिंग द लिक्विड इन। इस प्रेशर के कारण लिक्विड अंदर आ रही है, ये प्रेशर लिक्विड को पुश कर रहा है पाइप के अंदर आने के लिए, और उस प्रेशर ने जो वर्क किया उसका फॉर्मूला है P1 डेल्टा V। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ ये हो जाती है, अगर मैं इस डिस्कशन को रोकूं 1 मिनट 5 स्टार देने वाले लायक, एक 5 स्टार देने लायक बड़ा इंपॉर्टेंट एक डिसीजन है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम हैज द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। प्रेशर इनटू वॉल्यूम हैज द डायमेंशंस ऑफ वर्क डन, यानी एनर्जी। प्रेशर इनटू वॉल्यूम हैज द डायमेंशंस ऑफ वर्क डन, यानी कि एनर्जी। ये बात काफी काम आएगी आपके कहीं ना कहीं। प्रेशर इनटू वॉल्यूम एक प्रकार की एनर्जी होता है, उसे हम इस चैप्टर में नाम दे भी देंगे। अब वो कह रहा है says the same volume delta V passes through both the regions from the equation of continuity the work done by the fluid on the other end dE is W2। हाँ तो अब हम लिख रहे हैं work done by the fluid at the other end, work done by the fluid at exit dE पर। ये वर्क डन है अगेन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को मैं प्रेशर इनटू एरिया ही लिख रहा हूं, और x को मैं बस ऐसा ही लिख देता हूं। V2 डेल्टा t मैं लिख सकता था, V2 डेल्टा t लिख सकता था, पर ये जो वर्क डन है ये इसको मैं डेल्टा V बोल रहा हूं, और ये वर्क डन है P2 डेल्टा V। मैं इसे P2 A2 और x का फॉर्मूला V2 डेल्टा t लिख सकता था, जो कि यहाँ लिखा गया है P2 A2। मुझे ये भी वेलोसिटी वाला है, वेलोसिटी टू टाइम इज अ लेंथ। तो इस वर्क डन को ऐसा लिखा जा सकता था, पर मैं P2 इनटू वॉल्यूम लिख रहा हूँ डेल्टा V। और बाय पे जरा हाईलाइट कीजिएगा, वर्क डन बाय द फ्लूइड। पहले जरा एक बार चेक कर लें कि वर्क डन किसने बोला था, या वर्क डन ऑन द फ्लूइड। जो इसके पहले हमारी हेडिंग थी ना, वर्क डन ऑन को हाईलाइट करिए, वो वर्क डन ऑन द फ्लूइड था एट एंट्रेंस। इससे पहले जो हमने हेडिंग दी थी उस पर वर्क डन ऑन पे हाईलाइट करिए, ऑन द एंट्रेंस BC। ये वर्क फ्लूइड के ऊपर किया गया था, और ये वर्क डन बाहर निकलने में फ्लूइड ने किया है। यहाँ पे फ्लूइड पे वर्क किया था तब लिक्विड अंदर घुसी, और यहाँ बाहर आ रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर मान लें तो प्रेशर ये बाहर निकलने से लिक्विड को रोक रहा है, और ये लिक्विड पुश मारेगी अगेंस्ट द प्रेशर, तब लिक्विड बाहर आ पाएगी। तो कहाँ ऑन कहा गया है और कहाँ बाय कहा गया है, बस उतना ही ध्यान दीजिए, अदरवाइज कुछ भी खास काम की बात नहीं। और ये जो वर्क डन आए थे ये काम के हैं नहीं, इसलिए मैंने इनके एक भी स्टार दिया नहीं। ये जो वर्क डन आए थे इनके पे अलग से हमने इनकी एक्सप्रेशंस पे कोई स्टार एक पे दिया नहीं है। मैं डेरिवेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हूं ही नहीं। हाँ, इस बहाने भी आप सीख तो फिजिक्स ही रहे हैं, कम से कम ये सब तो रिवाइज ही हो रहा है कि वर्क डन कैसे निकालते हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को इस चैप्टर में फ्लूइड्स में प्रेशर इनटू एरिया लिखेंगे, ठीक है। सिंस द सेम वॉल्यूम
यहाँ पे इनपुट जहाँ पानी अंदर आ रहा है वहां पे जो डेल्टा वी है और जहाँ पानी बाहर निकल रहा है एग्जिट पर, दोनों जगह डेल्टा वी सेम है। सेम टाइम में जितनी वॉल्यूम अंदर आएगी उतनी ही वॉल्यूम बाहर निकलेगी। Since the same volume delta V passes through both the regions, from the equation of continuity, the work done by the fluid at the other end D ये हो गया, और the work done on the fluid is minus P2 delta V। आप तो सीधे यही लिख दीजिए टोटल इस वर्क डन को हम यहाँ भी बाय द फ्लूइड था, एक मिनट दोबारा रिवाइज कर लें, अभी तक जो पढ़ा है वो रिवाइज कर लें। वर्क डन बाय फ्लूइड एट DC, this is equal to P1 delta V, the work done, नहीं sorry on fluid ये किसको नेगेटिव का है, work done on the fluid, अच्छा दोनों को ऑन ले रहा है, हाँ ये तो ऑन थे तो वर्क डन, और यहाँ पे बाहर निकल लिक्विड जब बाहर निकल रही है तो प्रेशर के अगेंस्ट वर्क मारेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P2 के अगेंस्ट लिक्विड वर्क करेगी, नहीं तो बाहर नहीं निकल पाएगी। So work done by fluid at DE जो था ना वो था P2 delta V, पर इस बाय को भी मैं ऑन बना देता हूँ, work done on fluid at DE is equal to minus P2 delta V। एक ये बात मेरे को ध्यान देने लायक है और एक ये बात ध्यान देने लायक है, बाय और ऑन का तो फर्क पड़ता है। ऑन का फर्क ये पड़ रहा है, जरा देखिए जरा ध्यान से, कि अगर मैं कह रहा हूँ बाय तो इसका फोर्स भी यही है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी यही है, तो वर्क डन बाय द फ्लूइड पॉजिटिव आ रहा है। पर अगर ऑन में बोलूं तो मैं इस फोर्स के द्वारा P2 के द्वारा वर्क डन की बात कर रहा हूँ। अभी फोर्स यहाँ है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन नेगेटिव होता है। ये माइनस साइन थोड़ा समझना कठिन है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। जरा ध्यान से सुनिए, जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो वर्क डन बाय फ्लूइड बोल रहा हूँ, वर्क डन ऑन फ्लूइड, ये बाहर का जो प्रेशर है ये फ्लूइड को अंदर पुश कर रहा है, तो फोर्स भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है, इसलिए ये वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है। अभी अगर फ्लूइड का वर्क करें तो फ्लूइड का फोर्स बाहर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है, तो वर्क डन बाय द फ्लूइड ये पॉजिटिव आ रहा है। पर अगर ऑन द फ्लूइड की बात करें तो एटमॉस्फेयर अगर बाहर प्रेशर P2 है तो इसका फोर्स अंदर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स यहाँ हो और डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो, तो Fx cos 180 से वर्क डन नेगेटिव आ जाता है। वर्क डन बाय द फ्लूइड, फ्लूइड का जो फोर्स है वो यहाँ है और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ है, तो वर्क डन पॉजिटिव है। पर अगर ऑन की बात कर रहे हैं तो अब फोर्स, फ्लूइड का फोर्स यहाँ है, फ्लूइड का फोर्स यहाँ है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, तो वर्क डन हो जाएगा Fx cos 180। तो बस दोनों अगर मैंने अपने टोटल वर्क डन ऑन को कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए मुझे, टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड इस पूरी जर्नी में वो हो जाएगा P1 डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा V। ये यहाँ पे फ्लूइड एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है, तो वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज पॉजिटिव। यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर लिक्विड को बाहर आने से रोक रहा है, उसका प्रेशर इस तरफ है, उसका फोर्स इस तरफ है और फ्लूइड में डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो यहाँ पे वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द एक्सटर्नल प्रेशर इज नेगेटिव। सो जो नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड है इस एंट्रेंस और एग्जिट के प्रोसेस में वो है P1 डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा V। ये कुछ भी बात मेरे हिसाब से इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन की कोई भी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। The part of this work done goes into changing the kinetic of the fluid and part goes into this gravitational potential energy। ये जो वर्क डन है इसमें आप देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो ही रही है, तो ये जो भी वर्क डन है फ्लूइड पे जो वर्क किया है हमने एक बाहर से, है ना, लिख दीजिए part of this work done on the fluid, part of this work done on the fluid changes kinetic energy। फ्लूइड पे ये जो वर्क किया है हमने इसका एक पार्ट चेंजेस काइनेटिक एनर्जी एंड a part of this work done on the fluid, a part of the work done on this fluid changes gravitational potential energy। A part of the work done on the fluid changes gravitational potential energy। भाई हाइट तो चेंज हुई है तो mgh चेंज हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ है,
और वेलोसिटी चेंज हुई है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है तो हाफ mv स्क्वायर चेंज हुआ है। ये जो आप वर्क कर रहे हो ये वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस डेल्टा के टाइप होता है, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डेल्टा पी प्लस डेल्टा के टाइप का होता है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्रेशर तो शायद हम डेल्टा पी प्लस डेल्टा के से इक्वेट करने वाले हैं। खैर कहता है कि द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज रो, तो जो मास है वो हम लिख लेंगे द मास पासिंग थ्रू द पाइप इन टाइम डेल्टा टी। अब चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन ये अलग से निकाल रहा है, फिर शायद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन अलग से निकालेगा और बाद में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देगा। ठीक है, ऑलराइट। तो अब हम हेडिंग दे देते हैं चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यही लिख लेते हैं, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक mgh से होना चाहिए। डेल्टा U के नाम से हम इसे लिख रहे हैं और ये है mgh1 माइनस mgh2, तो mg में कॉमन ले लेता हूँ और इस पोर्शन में इस वॉल्यूम का मास चाहिए मुझे, इस वॉल्यूम का मास चाहिए तो डेंसिटी टू वॉल्यूम इनटू g, और इस वॉल्यूम को ही हम लोग डेल्टा V के नाम से ले रहे हैं। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो है वॉल्यूम की जगह डेल्टा V, रो डेल्टा V g h1 माइनस h। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है mgh1, मुझे उल्टा लिखना चाहिए था, सॉरी। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये h2 माइनस h1 होना चाहिए। m की जगह ये जो इस पोर्शन का मास है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसको किताब में डेल्टा m कहा है। इतने पोर्शन में जिसकी वॉल्यूम डेल्टा V है उसके मास को डेल्टा m कहा जा सकता है, जिसका मास जिसकी वॉल्यूम डेल्टा V है उसके मास को डेल्टा m कहा जा सकता है। मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मास ही लिख रहा हूँ, खाली मास है डेंसिटी टू वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम को वापस मैंने डेल्टा V लिख दिया। एनसीईआरटी से अगर मैच कराना है तो मैं इस मास को डेल्टा m लिख देता हूँ और बोल देता हूँ मास कंटेन्ड in volume dc and in volume, वहां की वॉल्यूम डी में, इस वॉल्यूम में जो मास कंटेंट है वो डेल्टा m है। तो डेल्टा m को मैं फिर मास होता है डेंसिटी टू वेलोसिटी, मास होता है डेंसिटी टू डेंसिटी टू वॉल्यूम, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो जो डेल्टा m हो जाएगा वो जाएगा डेंसिटी इनटू डेल्टा v, तो यहां मैं डेल्टा v लिख दूंगा। ये मेरी तरफ से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। हमने ये देखा कि जितना भी वर्क डन हमने फ्लूइड पे किया, वर्क डन ऑन द फ्लूइड हियर एज वेल एज हियर, यहाँ पे फ्लूइड को अंदर धक्का देने के लिए बाहर से मुझे वर्क करना है, और यहाँ अगर फ्लूइड आ रही है तो उसको मैं रोक रहा हूँ, तो उस पर मैं नेगेटिव वर्क कर रहा हूँ बाहर आने में। तो नेट वर्क डन हमने किया बाहर से, वो उसमें से कुछ वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के काम आ रहा है और कुछ वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में चेंज के काम आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज की एक्सप्रेशन में देख चुका हूँ, अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज की मैं एक्सप्रेशन देख लेता हूँ। उसमें भी मास का यही टर्म आ जाएगा, डेल्टा के इज इक्वल टू बेसिकली हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। और चलो इस m को मैं डेल्टा m कह देता हूँ, और मास होता है डेंसिटी टू वॉल्यूम, मास होता है डेंसिटी टू वॉल्यूम, तो ये डेंसिटी इनटू डेल्टा वॉल्यूम हो जाएगा इनटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। देख लें, चेक कर लें, हाँ ऐसा ही है, हाफ इनटू रो इनटू डेल्टा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब कहता है वी कैन एम्प्लॉय द वर्क एनर्जी थ्योरम टू दिस वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एंड दिस यील्ड्स। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए कि वर्क डन by external force is equal to delta P plus delta K। ये भी यहाँ एक्सटर्नल फोर्स है और ये भी यहाँ एक्सटर्नल फोर्स है। अगर डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ हो रहा है तो ये वर्क डन, ये फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है,
डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव वर्क कर रहा है। वर्क एनर्जी थ्योरम के तीन बेसिक पॉइंट आते थे। एक कहता था नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी। एक कहता था वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के, और एक था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस डेल्टा पी प्लस डेल्टा के। अब हम फाइनल अपने इक्वेशन लिखने की पोजीशन में आ गए। पहले हमने ये बताया कि एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ कितना वर्क कर रहा है। इसका फोर्स है P1A और डिस्प्लेसमेंट है A इंटू एक्स, जहाँ x है ये। इधर फोर्स यहाँ है, ये है P2A और डिस्प्लेसमेंट है ये V2 डेल्टा T, P2A और ये डिस्प्लेसमेंट है V2 डेल्टा T। मेरी पूरी इक्वेशन ये है, जो मैंने नेट वर्क किया है वो है P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V और डेल्टा U प्लस डेल्टा K, डेल्टा P1 माइनस P2, यहाँ ध्यान से रखिए P1 माइनस P2 है ये वाला वर्क पॉजिटिव था, ये वाला वर्क नेगेटिव था, क्योंकि यहाँ फोर्स भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है। यहाँ फोर्स ये लेना है और डिस्प्लेसमेंट ये लेना है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh है, मास है डेंसिटी टू डेल्टा वॉल्यूम, और g और ये h2 माइनस h1 और डेल्टा k है हाफ रो डेल्टा v, ये तो मास हो गया, और v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन साहब। अब डेल्टा भी आप दोनों तरफ से कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ रहा है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो g h2 माइनस रो g h1 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर। आपको अगर डेरिवेशन का ध्यान देना भी है स्कूल एग्जाम के लिए, तो सीधे यहीं से ध्यान दीजिए बस। इसे आप डायरेक्टली रट सा भी सकते हैं, पहले यहाँ का वक्र थोड़ा बहुत दिखाइए, फिर यहाँ का वक्र थोड़ा बहुत दिखाइए। यहाँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्रेशर है, यहाँ वर्क डन ऑन द फ्लूइड देखना पड़ेगा आपको, वर्क डन ऑन द फ्लूइड, टोटल वर्क डन ऑन ही देखना है, सॉरी पूरे में वर्क डन ऑन देखना है। यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर के द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन ऑन द फ्लूइड पुशिंग इट इन इज पॉजिटिव, एंड यहाँ पे वर्क डन ऑन इज नेगेटिव, ऑन द फ्लूइड इज नेगेटिव बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये नेट वर्क डन है, यहाँ P1 माइनस P2 आएगा, और यहाँ H2 माइनस, यहाँ P1 माइनस P2, यहाँ H2 माइनस H1, यहाँ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इस ऑर्डर को जरा ध्यान रखिए। अब शायद हम एक काम करते हैं कि सारे P के टर्म्स एक तरफ, सारे 1 वाले टर्म्स एक तरफ ले आते हैं, और सारे 2 वाले टर्म्स एक तरफ ले आते हैं। ये जो रो जी H1 है इसको भी यहाँ ले आते हैं, और जो हाफ रो V1 स्क्वायर है इसको भी यहाँ ले आते हैं। तो P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये भी वेलोसिटी वाला है, इज इक्वल टू P2, P2 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस प्लस रो जी H2 तो पॉजिटिव ही है, और ये वाला टर्म भी यहाँ पॉजिटिव है, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये भी बड़ा V नहीं है, ये वेलोसिटी वाला V है। बस ये इक्वेशन हो गई। सॉल्व करने के बाद वी कैन रीअरेंज द अबाउट। इसमें हमने क्या किया है आप देख सकते हैं, ब्रिंग ऑल टर्म्स ऑफ 1 ऑन LHS, जिनमें सबस्क्रिप्ट, जिनमें नीचे 1 लिखा है, सबस्क्रिप्ट जिनमें 1 लिखा है, 1 वाले सारे टर्म्स एक तरफ ले आइए, और 2 की फैमिली के सारे टर्म्स RHS पे ले आइए। 1 की फैमिली के सारे टर्म्स LHS पे ले आइए, और 2 की फैमिली के सारे टर्म्स RHS पे ले आइए। देखिए डेरिवेशन में क्या किया है, यहाँ पे वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द एक्सटर्नल प्रेशर इन पुशिंग इट इनसाइड इज पॉजिटिव, एंड व्हिच इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है P1 इनटू A और डिस्प्लेसमेंट है V1 डेल्टा T, जिसको ये टोटल P1 इनटू डेल्टा V कह रहा है। अब जहां V वॉल्यूम है, यहाँ पे वर्क डन ऑन द फ्लूइड, ऑन चाहिए हर बार, ऑन द फ्लूइड, in opposing its exit the water is gushing out of the pipe and water is working against the pressure in coming out। तो इसने जो वर्क किया है इसे बाहर आने से रोकने के लिए, वो जो वर्क है वो है P2 into A, ये तो हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट है V2 डेल्टा T, यानी वो है P2 into डेल्टा वॉल्यूम। ये वर्क डन पॉजिटिव है, ये वर्क डन नेगेटिव है, जो कि इस पे किया गया, लिक्विड पे किया गया एक्सटर्नल प्रेशर के द्वारा। ये टोटल वर्क डन है, एंड दिस इज रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
work done by external force, net work done by external force is equal to delta P plus delta K. Delta P यानी mg delta h, mg delta h और delta K यानी half m delta v2 square minus v1 square. और m की जगह लिखना है डेंसिटी टू वॉल्यूम यानी रो इनटू डेल्टा v. एक v वेलोसिटी वाला है, एक v वॉल्यूम वाला है, बस वो आप ध्यान दे दीजिएगा. फिर ये जो इक्वेशन आ रही है ये फिर अपन हाईलाइट कर सकते हैं. बर्नौलीज थ्योरम के नाम पे बिना डेरिवेशन के हमें इसी इक्वेशन को काफी यूज करना है. दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन. तो फाइनली 5 स्टार हम इस बात पे दे रहे हैं, बीच में हमने कहीं भी एक भी स्टार नहीं दिया. डेरिवेशन के स्टेप्स पे हमने कोई स्टार नहीं दिया. बर्नौलीज थ्योरम पर मैं सीधे ये नोट लिख सकता हूं. Bernoulli's theorem, number 1, it is based on conservation of energy. हमने पूरी एनर्जी का हिसाब किताब दे दिया. वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई है, एनर्जी तो कंजर्व्ड है, टोटल एनर्जी तो कंजर्व्ड है. इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जो कंटिन्यूटी इक्वेशन थी दैट वाज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास. इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. दूसरी बात है इट इज वैलिड फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स. ये पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, पर एक बार जरा बेसिक थ्योरी को फिर से देख लें. इसकी बात कर रहा है कहता कंसीडर फ्लूइड, बिल्कुल जहां बर्नौली 10.4 आर्टिकल बिगिन हुआ है मैं वही की बात कर रहा हूं. मूविंग इन अ पाइप टू वेरिंग क्रॉस सेक्शन, द पाइप एट वेरिंग हाइट्स. यू नो सपोज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात उसने की है और स्टेडी फ्लो की बात की है. वैलिड फॉर स्टेडी फ्लो of incompressible fluids. ये पॉइंट ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है और ध्यान चला जाएगा ऑटोमेटिकली. आप ये पॉइंट आपकी अटेंशन खींचेगा, आपको लगेगा कि अगर ये मिस हो रहा है तो आपको लगेगा कि कुछ छूट गया, इसलिए मैंने लिखवा भी दिया और क्रॉस भी लगवा दिया. अगर ये इंपॉर्टेंट होगा तो ये बार बार आपके सामने कहीं ना कहीं आएगा और तब आप इसे सीख जाइएगा. अभी बस लिख लिया और आप इसे छोड़ दीजिए. और फाइनल इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है कि P plus half rho v square plus rho g h is equal to constant. ये है सर असली काम की चीज ये है कि throughout the flow pressure plus half rho v square plus rho g h constant बना रहता है. इसी वजह से हमने लिखा है कि P1 plus half rho v1 square plus rho g h1 is equal to P2 plus half rho v2 square plus rho g h2. इसी की वजह से मैंने लिखा है P1 plus half rho v1 square plus rho g h1. यहाँ v को मैं वॉल्यूम जैसा ना लिखूं, अब मैं v को वेलोसिटी जैसा लिखूं. फाइनल रिजल्ट में अब दोबारा डेरिवेशन में वॉल्यूम की बात थी और अब वॉल्यूम की दोबारा कभी जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐसी इक्वेशन हमें लिखते आना है बार बार. ये है सब बड़ी आसान सी इक्वेशन है. प्रेशर प्लस शायद काइनेटिक एनर्जी प्लस शायद पोटेंशियल एनर्जी को ये कांस्टेंट कह रहा है. एनर्जी कंजर्व्ड है ना, पूरा भी थोड़ा ढंग से समझना बाकी है. पर अब तक बेसिकली हमने दो ही काम की चीज पढ़ी है. एक पढ़ी थी कंटिन्यूटी इक्वेशन जो कि ये कह रही थी a1 v1 = a2 v2. वहां भी वेलोसिटी थी, वॉल्यूम नहीं थी. और दूसरी बात है बर्नौलीज थ्योरम जो कि कह रही है P plus half rho v square plus rho g h is a constant. बस ये अगर आप अप्लाई करते रहे तो कोई भी न्यूमेरिकल आपसे बनेगा. This is Bernoulli's equation since 1 and 2 refer to any two locations along the pipeline. Pipe के along 1 और 2 कोई भी दो equations हो सकती हैं. We will write the expression in general as यही उसने लिखा है P plus half rho v square plus rho g h is a constant. बस फिगर 10.9 में देखते हैं क्या लिखा है. The flow of an ideal fluid. तो यहाँ पे incompressible fluids, ideal fluid. आइडियल भी लिख देता हूँ मैं. पॉइंट नंबर 2 में आइडियल भी ऐड कर देता हूँ. डायग्राम के नीचे उसने आइडियल का, अब तक कहीं आइडियल नहीं कहा था. फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इन अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन. द फ्लूइड इन अ सेक्शन ऑफ लेंथ मूव्स. वो सब तो ठीक ही है. कहता है इन अदर वर्ड्स द बर्नौलीज रिलेशन मे बी स्टेटेड एज फॉलोज. एज वी मूव अलोंग अ स्ट्रीमलाइन द सम ऑफ द प्रेशर एंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स अ कांस्टेंट. काम करता हूं जरा, मैंने अलग से लिखा था.
इन बातों को मैं आपसे अब अलग से लिखवाता हूँ, आप हेडिंग दे दीजिए, एनर्जीज ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड। ये हेडिंग है, एनर्जीज ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड। ये बहते हुए लिक्विड में जो एनर्जीज होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, हाँ ये तो हाफ एम वी स्क्वायर है। नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, पाइप की लोकेशन हाइट पे डिपेंड करते हुए। अगर 20 मंजिल ऊपर हमारा पाइप है तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी उसकी अलग अलग होगी ही होगी। और इस पीई को पूरा लिख देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी mgh, और एक नई एनर्जी है प्रेशर एनर्जी। पानी हमारे पाइप में काफी प्रेशर से बहता है, हम लोग बहुत प्रेशर से पानी को कंप्रेसर से पुश करके पाइप के अंदर चलाते हैं। सो प्रेशर एनर्जी का एक्चुअली फॉर्मूला है पीवी। ये नई एनर्जी है हमारी। वॉल्यूम V of a liquid is pushed through pressure P. If volume V of a liquid has pressure P, then pressure energy contained in this volume is going to be by work, energy and work done in a force into displacement, force and pressure into area into displacement. So area into length is volume. Work done जितना होगा वही एनर्जी होगी। Work done है force into displacement है, force and pressure into area. So pressure into area into displacement, area into displacement is volume. So liquids में एक नई एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो होती है, बट एक प्रेशर एनर्जी भी होती है। लिक्विड्स में प्रेशर एनर्जी भी होती है, मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है, प्रेशर के कारण होती है, बस उसका फॉर्मूला पता है और मैथमेटिक्स ही गॉड है। प्रेशर एनर्जी क्या होती है इसे और बेटर समझाया तो जा सकता है, पर आपकी इच्छा भी करेगी कि सर जब समझाया जा सकता है तो समझा दीजिए, पर उसकी आवश्यकता नहीं है, होगी तो कहीं ना कहीं सामने आ जाएगी। प्रेशर एनर्जी P into V, फॉर्मूला याद रखिए बस। प्रेशर तो है ही लिक्विड में, तो प्रेशर से रिलेटेड एनर्जी है, उस प्रेशर के कारण उस पानी में कुछ डिस्प्लेस करने की ताकत है, जितना उसको बाहर ले जाने की अपने साथ ताकत है उसको प्रेशर एनर्जी कह रहे हैं। उसका फॉर्मूला P into V है, बस फॉर्मूले से मतलब है। अब आप हेडिंग दे सकते हैं, वेरियस एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम, वेरियस एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर 1 मैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की ही बात कर रहा हूं, तो ये तो PV अपॉन P हो गया, तो ये तो P हो गया। जो प्रेशर है वो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। इसी तरह अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूं तो ये हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन V हो जाएगा, और मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है, तो हाफ रो V स्क्वायर हो गया। इसी तरह में अगर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूं तो mgh by V हो जाएगा, और मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो ये हो गया रो जी एच। ये ऐसे कुछ खास याद करने लायक नहीं है, इस पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। काइनेटिक एनर्जी है, मास अपॉन वॉल्यूम को हर जगह मैंने डेंसिटी डाला। तो जो बर्नौलीज थ्योरम थी ना, बर्नौलीज थ्योरम ये कह रही थी P plus half rho V square plus rho GH is a constant। तो हम ये कहना चाहते हैं कि किसी आइडियल लिक्विड में जो कंटिन्यूअसली बह रही है उसमें प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम जो है वो कांस्टेंट बना रहता है। सारी एनर्जीज का सम कांस्टेंट बना रहता है। जिस रूप में इक्वेशन आपके सामने बेसिकली, तो एनर्जी अगर सब सारी सिचुएशंस आइडियल है, पाइप भी फ्रिक्शनलेस है, कहीं कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। अगर फ्रिक्शन की जितनी भी पॉसिबिलिटी है सबको हम नेग्लेक्ट कर दें तो एनर्जी तो कंजर्व्ड है, एनर्जी तो कहीं गई नहीं है।
तो सम ऑफ प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी थ्रू आउट इज अ कांस्टेंट। पर वो कहता है चलो तुम यूनिट वॉल्यूम की बात करो, तुम कितनी सारी वॉल्यूम की बात मत करो। तो किसी यूनिट वॉल्यूम में भी प्रेशर एनर्जी, यूनिट वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी, यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी और यूनिट वॉल्यूम की पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट बनी रहती है। ये बर्नौलीज थ्योरम है। हम इसे अब अलग से लिखवा देते हैं, अलग से फिर से लिख दीजिए, अलग से लिख दीजिए। इफ ऑल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लॉस are zero, if all sources of energy loss are zero, that is there is no friction anywhere, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। That is if we are considering flow of ideal fluid, if we are considering flow of ideal fluid in a frictionless pipe, if we are considering flow of ideal liquid in a frictionless pipe, total energy is conserved. Total energy is conserved. If we are considering flow of ideal liquid in a frictionless pipe, total energy is conserved. क्योंकि कहीं तो और एनर्जी फिर गई नहीं है। So pressure energy plus kinetic energy plus potential energy is equal to constant. So pressure energy plus kinetic energy plus potential energy is equal to constant. Pressure energy plus potential energy plus kinetic energy is equal to constant. और हम फिर बोलते हैं कि जब पूरे वॉल्यूम की बात मत करो यार, तुम पूरी वॉल्यूम तो पता नहीं, अगर बहती हुई नदी की बात करें तो वॉल्यूम की कहां से बात कर पाओगे? तो फिर यूनिट वॉल्यूम की बात फिर भी हम कर सकते हैं। इसलिए फाइनल फैसला लिख दीजिए, फॉर यूनिट वॉल्यूम आल्सो सम ऑफ ऑल द एनर्जीज इज कंजर्व्ड। फॉर यूनिट वॉल्यूम आल्सो सम ऑफ ऑल द एनर्जीज इज कंजर्व्ड। बस यही है कहानी। यानी अब तक की मेन समरी ये है, अगर पिछले लेक्चर की बात करें तो कंटिन्यूटी इक्वेशन ये थी a1 v1 is equal to a2 v2. It is based on conservation of mass. और दूसरी इक्वेशन है बर्नौलीज इक्वेशन, और ये कह रहा है p plus half rho v square plus rho gh is a constant, and this is based on conservation of energy. This is based on conservation of energy. ये अब तक की एक्चुअली फ्लूइड डायनामिक्स की पूरी समरी यही है। थोड़ा बहुत उन्होंने स्ट्रीमलाइन के बारे में बातें की थी, हाइड्रोलिक मशीन्स तक जो बातें थी वो फ्लूइड स्टैटिक्स की थी, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो से फ्लूइड डायनामिक्स की बातें शुरू हुई। तो थोड़ा बहुत स्ट्रीमलाइन की थ्योरी है, जो कुछ भी है स्ट्रीमलाइन की थ्योरी इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। असली काम की चीजें हैं ये कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौलीज प्रिंसिपल। स्ट्रीमलाइन की थ्योरी में ही कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ाई गई थी, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौलीज प्रिंसिपल, इतनी समरी काफी है। स्ट्रीमलाइन का एक आध पॉइंट लिख दें और बाकी ये पॉइंट लिख दें, बस इतनी समरी काफी है किसी भी न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने के लिए। ज्यादातर न्यूमेरिकल में आपको दोनों इक्वेशन लगानी पड़ती है, a1 v1 is equal to a2 v2, और प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट। प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पूरा पर यूनिट वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट। बस अब नीचे के पैराग्राफ में देखते हैं क्या लिखा है। Note that in applying the energy conservation principle, there is an assumption that no energy is lost due to friction. But in fact, when fluids flow, some energy does get lost due to internal friction. अब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी इंटरनल फ्रिक्शन होता है, वहां भी थोड़ी एनर्जी लॉस होती है। तो रियल कंडीशंस तो हम पढ़ते ही नहीं है, फिर भी देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। रियल कंडीशंस तो हमें मतलब ही नहीं है, हम केवल आइडियलाइज्ड सिचुएशंस ही पढ़ सकते हैं। But in fact, when fluids flow, some energy does get lost due to internal friction. This arises due to the fact that in a fluid flow, the different layers of the fluid flow with different velocities.
These layers exert frictional forces on each other, resulting in a loss of energy. This property of fluid is called viscosity and is discussed in more detail in a later section. चलिए हम थोड़ी सी अब आपको विस्कोसिटी के बारे में यहाँ बताते हैं। अगले सेक्शन में उन्होंने ढंग से पढ़ाया ही है, तो लेट अस डेवलप द बैकग्राउंड। हाँ, ये हमारे को काम का डिस्कशन है और अल्टीमेटली पढ़ना ही विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो है वो एक्चुअली फ्लूइड फ्रिक्शन है या इंटरनल फ्रिक्शन वर्ड इसने एक जगह यूज किया था। कहता है जब लिक्विड बहती है, जब फ्लूइड बहती है तो उसकी जो लेयर्स हैं, इसमें भी मॉलिक्यूल है, इसमें भी मॉलिक्यूल है। जब लिक्विड बहती है तो लेयर्स के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। जो मान लीजिए जैसे ये टैंक का बॉटम, ये बॉटम है, चट्टान, नदी बह रही है जमीन पर, तो ये जो लेयर है शायद जमीन के कांटेक्ट में ना, ये थोड़ी जमीन से चिपकी सी रहेगी और ये थोड़ी फ्री रहेगी। एनीवे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो होता है लेयर्स के बीच में, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को तो हमेशा कोई ना कोई कॉज अपोज करता है। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को अब जो फ्लूइड्स में फोर्स अपोज करता है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। कहता है बट इन फैक्ट when fluids flow some energy does get lost due to internal friction. विस्कोसिटी को इंटरनल फ्रिक्शन कहा जाता है। कहता this arises due to the fact that in a fluid flow the different layers of the fluid flow with different velocities. ये भी मैं लिखवाऊंगा। And these layers exert frictional forces on each other, resulting in a loss of energy. एक लाइन लिख दीजिए। In a fluid flow, different layers of the fluid flow with different velocities. Different layers flow with different velocities. इस लेयर की वेलोसिटी शायद डिफरेंट है और इसकी डिफरेंट है, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा तो उसको तो अपोज करेगा, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को अपोज करने वाले फोर्स को ही तो फ्रिक्शन कहते हैं। Whenever a fluid flows, there is whenever in a fluid flow the different layers of the fluid flow with different velocities. अलग-अलग लेयर की वेलोसिटी अलग-अलग होती है। These layers exert frictional forces. जैसे और बेटर समझाएंगे आपको जब भी आएगा क्यों। अब ये रफ आइडिया ले लिया और हमने कहीं स्टार नहीं दिया। फ्लूइड की जब लेयर्स बहती है ना, तो नीचे वाली लेयर थोड़ा धीरे बहती है, एक्चुअली ऊपर वाली लेयर तेज बहती है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को अगर कोई फोर्स अपोज करता है तो उसका नाम फ्रिक्शन है। ये इंटरनल फ्रिक्शन है। इंटरनल फोर्स आता है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को अपोज करने के लिए। फ्लूइड फ्रिक्शन, आप ब्रैकेट में एक बात अभी लिख सकते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन इज एन इंटरनल फोर्स। फ्लूइड फ्रिक्शन इज एन इंटरनल फोर्स। अभी हालांकि हमने इस बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, इसलिए ज्यादा ध्यान ना दें, पर पहले से बता के रख दिया ताकि जब ये डिस्कशन आएंगे तो आप थोड़ा अलर्ट होकर उन्हें सुनोगे। फ्लूइड फ्रिक्शन इज एन इंटरनल फोर्स। बस these layers exert frictional forces on each other, resulting in a loss of energy. This property of the fluid is called viscosity and is discussed in more detail in a later section. The lost kinetic energy of the fluid gets converted into heat energy. Thus Bernoulli's equation ideally applies to fluids with zero viscosity or non-viscous fluids. तो चलिए एक लाइन ये भी लिख दीजिए, if at all some loss in energy occurs, loss in kinetic energy की ही बात कर रहा है, if at all some loss in kinetic energy occurs, it gets converted into heat energy. If at all some loss in kinetic energy occurs, this gets converted into heat energy. और शुरू में हमने जहां लिखा था पॉइंट नंबर 2 जिस पे क्रॉस लगाया था, वहां भी ऐड कर सकते हैं कि ये बर्नौलीज थ्योरम कब वैलिड है। आइडियल स्टेडी फ्लो ऑफ आइडियल लिक्विड बोला था, आइडियल का मतलब इनकम्प्रेसिबल, ऐसा लिख देते हैं। चलिए फिर से अलग से लिखते हैं, बर्नौलीज थ्योरम dt is valid for flow of ideal liquids. आइडियल लिक्विड्स में दो प्रॉपर्टी, नंबर 1 zero viscosity,
Number 2, zero compressibility. जो बर्नौलीज थ्योरम है वो आइडियल लिक्विड के लिए वैलिड है, और आइडियल लिक्विड में न तो विस्कोसिटी होती, विस्कस नहीं होती, चिपचिपाहट नहीं होती, फ्रीली बह सकते हैं, उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, कोई इंटरनल फोर्स नहीं होता, और आप कंप्रेस भी नहीं कर सकते। आइडियल लिक्विड की ये डेफिनेशन। Thus Bernoulli's, again मैं इन पे कोई स्टार नहीं दे रहा। Thus Bernoulli's equation ideally applies to fluids with zero viscosity or non-viscous fluids. Another restriction on the application of Bernoulli's theorem is that the fluids must be incompressible. ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। As the elastic energy of the fluid is also not taken into consideration. अगर compressibility होती, जैसे स्प्रिंग हो जाती थी कंप्रेस, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम ले लेते थे। अगर आप लिक्विड कंप्रेस हो रही, अगर लिक्विड कंप्रेस हो रही है और आप उसका हाफ के एक्स स्क्वायर अकाउंट फॉर कर रहे हो, तो बर्नौलीज थ्योरम फिर भी वैलिड हो जाएगी। इस लाइन को भी इग्नोर करें आप, हम तो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स की बात करते हैं बस। अगर लिक्विड्स अगर ये कंप्रेसिबल होती तो फिर बर्नौलीज थ्योरम में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता, उसकी हम बात क्यों करें? हम तो सिंप्लीफाइड सिचुएशन ही पढ़ रहे हैं, तो हम तो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स की ही बात कर रहे हैं। It has a large number of useful applications and can help explain a wide variety of phenomena for low viscosity incompressible fluids. अब आइडियल फ्लूइड्स तो पॉसिबल नहीं है, पर लो विस्कोसिटी, आप एक बात लिख दीजिए कि some practical phenomena can be somewhat explained using Bernoulli's theorem for low viscosity fluids. Can be somewhat explained for low viscosity fluids. मुझे ये स्टेटमेंट मैंने ढंग से नहीं लिखवाया, मुझे आपसे ये कहना था कि low viscosity and incompressible fluids can be treated as ideal fluids जिनमें विस्कोसिटी कम है। कंप्रेसिबिलिटी तो खैर सभी फ्लूइड्स में कम होती है, कंप्रेसिबिलिटी की चिंता नहीं है। Most of the fluids are essentially incompressible. हाँ, viscosity varies over a wide range. अगर low viscosity है, लो विस्कोसिटी वाली फ्लूइड को आप आइडियल फ्लूइड की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और तब आप बर्नौलीज थ्योरम करीब लगा भी सकते हैं थियोरी से एक्सप्लेन करने के लिए। बर्नौलीज इक्वेशन आल्सो डज नॉट होल्ड फॉर नॉन स्टेडी और टर्बुलेंट फ्लो। ये भी अलग से लिख दीजिए, ये एक स्टार दे रहा हूं मैं इस पे। ये अलग से पेपर में स्टेटमेंट, क्वेश्चंस में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में आने की संभावना है, अलग से लिख दीजिए। बर्नौलीज इक्वेशन डज नॉट होल्ड फॉर नॉन स्टेडी ऑब्लिक टर्बुलेंट फ्लो। स्टेडी फ्लो के लिए वैलिड है, सामने लिखवाया था। अब उसने क्लियरली बताया है कि इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर नॉन स्टेडी और टर्बुलेंट फ्लो। जहाँ टर्बुलेंस हो रहा है वो वहाँ तो वैसी तो सिचुएशंस ठीक है ही नहीं हमारे, जहाँ बहुत ज्यादा टर्बुलेंस चल रहा हो वो सिचुएशंस तो गड़बड़ी होती है, तो हम अपनी सारी आइडियल सिचुएशंस तो वहां नहीं लगा सकते। किसी भी प्रकार का टर्बुलेंस आपके मन में तो कम से कम ना चल रहा हो, बाकी तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके मन में टर्बुलेंस चल रहा है तो आप आइडियल स्टूडेंट बन ही नहीं पाओगे, और इस समय जरूरत है आपको आइडियल स्टूडेंट बनने की। इससे ज्यादा आपको आइडियल स्टूडेंट बनने की जीवन में न कभी जरूरत थी न कभी होगी। इस समय आवश्यकता है आपको आइडियल स्टूडेंट बनने की, और उसके लिए जरूरी है कि आपके दिल में और आपके दिमाग में कहीं भी टर्बुलेंस ना चल रहा हो, मन शांत हो। कोई भी विचार अगर बार बार आ रहा है तो उसे कर डालो। अगर आपका मन कर रहा है कोचिंग छोड़ के एक बार देख लें, कोई नई कोचिंग ज्वाइन करके छोड़ लें, ट्राई करते हैं, तो देयर इज नथिंग बैड। देयर शुड नॉट बी एनी टर्बुलेंस, देयर शुड नॉट बी एनी टर्बुलेंस। जो आप कंट्रोल कर सकते हो, या तो पूरी तरह दबा दो
और या पूरी तरह उसे एग्जीक्यूट कर दो, पर जब तक दिल या दिमाग शांत नहीं है आप कुछ भी नहीं पा पाओगे। कहता है Bernoulli's equation also does not hold for non-steady or turbulent flows because in that situation velocity and pressure are constantly fluctuating in time। अगर टर्बुलेंस है तो सब कुछ तो वेरी कर रहा है, इसको तो हम खैर ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं और कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि टर्बुलेंस से क्या होता है। कहता है वेलोसिटी और प्रेशर तो एक ही पॉइंट पे इतने ज्यादा चेंज हो रहे हैं, टर्बुलेंस में एक ही पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी। स्ट्रीमलाइन में कम से कम ये डिफाइंड था इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे कोई भी पार्टिकल गुजरेगा यहाँ से उसकी वेलोसिटी फिक्स्ड होगी। टर्बुलेंस में तो सेम पॉइंट पे जब कोई भी पार्टिकल यहाँ आएगा तो उसकी अलग कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है। तो टर्बुलेंट नॉन आइडियल सिचुएशंस की हम क्यों बात इतनी देर कर रहे हैं, करनी नहीं चाहिए थी। कहता है व्हेन अ फ्लूइड इज एट रेस्ट दैट इज वेलोसिटी जीरो एवरीवेयर बर्नौलीज इक्वेशन यील्ड्स। तो एक क्वेश्चन के रूप में लिखते हैं, एक क्वेश्चन के रूप में लिखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन बन गया है, ये शानदार क्वेश्चन बन गया है। ऐसा बोल लीजिए ये फ्लूइड इज एट रेस्ट इन अ कंटेनर, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इसकी जमीन से हाइट h1 है और इसकी जमीन से हाइट h2 है। ये ध्यान देना हाइट हमेशा जमीन से लेनी चाहिए, जिसे आप हाइट कहते हो वो हमेशा जमीन से लेनी चाहिए। ये एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड रेस्ट पर है, शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे ए और इसे बी कह देता हूँ सिमेट्री के लिए, क्योंकि ए की हाइट h1 है और बी की हाइट h2 है जमीन से। Write an expression of pressure difference between A and B. Write an expression of pressure difference between A and B. A और B पर प्रेशर डिफरेंस की एक इक्वेशन लिखिए। तो ये शायद मैं अलग से जानता हूँ कि प्रेशर डिफरेंस इज ड्यू टू वर्टिकल हाइट HDG, पर बर्नौलीज थ्योरम से हम इसे प्रूव करते हैं। हम कह रहे हैं PA plus half rho BA square plus rho G H1 is equal to P2 plus half rho BB square plus rho G H2। बर्नौलीज थ्योरम मैंने लगा तो ली, फिर रियलाइज किया कि फ्लूइड पूरी की पूरी रेस्ट पर है, तो ए पे भी वेलोसिटी जीरो है, ये टर्म पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और बी पे भी वेलोसिटी जीरो है। फ्लूइड एट रेस्ट पे भी आप बर्नौलीज थ्योरम लगा सकते हैं, फिर सारी वेलोसिटीज को जीरो डाल दीजिएगा। अब PA प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू PB प्लस रो जी H2 है, और इसके PA माइनस PB तो फॉर्मूला आ गया रो जी H2 माइनस H1। ये इसमें PA माइनस PB यहाँ इक्वेशन लिखी है। मेरे को इसमें तो प्रॉब्लम है H1 माइनस H2 लूं कि H2 माइनस H1 लूं, इसलिए ये डेरिवेशन बड़ा बढ़िया है। बर्नौलीज थ्योरम हमने फ्लूइड एट रेस्ट पे भी लगाई है, फ्लूइड स्टैटिक्स में भी बर्नौलीज थ्योरम लगा दी है, पर फिर सारी वेलोसिटीज को मैंने जीरो डाल दिया है। मुझे ये डायरेक्ट पता था कि अगर इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस है तो ए पे प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि ए के ऊपर लिक्विड का हेड ज्यादा है, इसके ऊपर लिक्विड ऊपर की लिक्विड के कारण प्रेशर रहता है, इसके ऊपर टोटल लिक्विड कॉलम की हाइट ज्यादा है, इसके ऊपर लिक्विड कॉलम की हाइट कम है, तो यहाँ प्रेशर कम है और यहाँ प्रेशर ज्यादा है। ए पे प्रेशर ज्यादा है तो PA माइनस PB पॉजिटिव आना चाहिए, और पॉजिटिव आने के लिए तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर बड़ी हाइट माइनस छोटी हाइट होना चाहिए। ये तो पक्का है, ऐसा लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव पॉइंट A इज मोर, height of the liquid column above point A is more, height of the liquid column above point A is more, therefore pressure at A is more, pressure at A is more, height of the liquid column above point A is more, और प्रेशर जो है इसके ऊपर की जो लिक्विड है उसके कारण होता है।
बस. So PA minus PB should come out to be positive. PA minus PB पॉजिटिव आना चाहिए. यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है. PA minus PB पॉजिटिव आना चाहिए. इसलिए ये H2 minus H1 होगा. H2 बड़ी हाइट है, H1 छोटी हाइट है. मैं ये तो डायरेक्टली लिख सकता था कि प्रेशर डिफरेंस वर्टिकल हाइट के कारण होता है. PA minus PB में रो जी डेल्टा H तो लिख लेता, और वो डेल्टा H H1 minus H2 होगा कि H2 minus H1 होगा. वो थोड़ी सी गड़बड़ आपसे हो सकती है. आप PA minus PB अगर मैं आपसे कहता लिखिए और ये इस तरीके से नहीं कराता, तो आप ये तो कह देते कि प्रेशर डिफरेंस इज ड्यू टू वर्टिकल हाइट. अच्छा लिख लीजिए, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, pressure difference between 2 points in a fluid column at rest. Pressure difference between 2 points in a fluid column at rest is due to the vertical height. Is due to तो नहीं, is proportional to the vertical height difference. Vertical height difference between the 2 points is due to the vertical height difference between the 2 points. तो मैं P1 minus P2 को रो जी डेल्टा H तो हमेशा बोल पाऊंगा, पर ये डेल्टा H में ये H1 minus H2 है या ये H2 minus H1 है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा. अगर आप जानते हैं कि P1 बड़ा प्रेशर है तो फिर H1 भी बड़ी हाइट होनी चाहिए. ये अगर बड़ा प्रेशर है तो ये बड़ी हाइट होनी चाहिए. ये अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी पॉजिटिव आना चाहिए. ये तो आप सीख जाएंगे डायरेक्टली. आपको पता है कि प्रेशर डिफरेंस HDG होता है. प्रेशर डिफरेंस HDG होता है. H1 minus H2 है कि H2 minus H1 है. ये कभी शुरू में थोड़े दिनों आपसे गलती होगी, फिर आप सीख जाएंगे कि भाई अगर मुझे आंसर पॉजिटिव लाना है तो यहाँ पर जो H2 minus H1 मेरे को लेना है वो भी फिर पॉजिटिव आना चाहिए. एक बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करा रहा हूँ. एक बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन किया जा रहा है आपके सामने. एक तो चलिए अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ. ये ऐसा, ये ऐसे ही ले लेता हूँ मैं. वर्टिकल पाइप, ये वर्टिकल पाइप है, यहां से पानी आ रहा है और यहां से पानी जा रहा है. ये वर्टिकल पाइप है ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. एरिया सेम है. ये मान लीजिए वेलोसिटी यहाँ v1 है और यहाँ वेलोसिटी v2 और ये हाइट h है. वर्टिकल पाइप है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का. ग्रेविटी वगैरह यहाँ सारी है, ग्रेविटी है. आपसे कहा जाता है कि आप v1 और v2 में रिलेशन बताइए. तो ऊपर से जो पानी निकलेगा वो तेज निकलेगा या धीरे निकलेगा. नॉर्मली आंसर आता है कि ऊपर से जो पानी निकलेगा वो धीरे निकलेगा. वो गलत है यहाँ पर, क्योंकि मेरे को पहले लगाना है इक्वेशन A1 V1 is equal to A2 V2, और अगर एरिया सेम है तो V1 is equal to V2. मुझे यह लगता है शायद कि ऊपर जाते जाते मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि ऊपर बहुत हम ग्राउंड से पाइप पुश करते हैं, पानी को मोटर से चढ़ाते हैं और ऊपर पानी देखते हैं, शायद उसकी हाइट वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाए. रीजन तो मैं अभी डिस्कस शायद नहीं कर रहा, पर ये बात पक्की है कि अगर एरिया सेम है तो वेलोसिटी सेम है, और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी, इंट्यूशन से भी आप फिजिक्स के आंसर्स मत दीजिए. उस समय ताजी मैथमेटिक्स अप्लाई करिए और आंसर दीजिए. जो आपने जिंदगी भर देखा है वो फिजिक्स तो हम पढ़ते ही नहीं है. आपने जो जिंदगी में देखा है वो रियल फिजिक्स है, और हम आइडियलाइज्ड और सिंप्लीफाइड फिजिक्स की बात कर रहे हैं. क्या पता आपने जो पाइप देखा है वो ब्रॉडर, उसका एरिया सेम होता है कि नहीं होता. अगर एरिया सेम है तो A1 पानी कंटिन्यूअसली आ रहा है और जा रहा है तो A1 V1 V2 एरिया सेम है तो वेलोसिटी सेम है. कारण मैं आपको समझाता हूँ क्या है कि जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, मतलब आप प्रेशर्स कंपेयर कर लेते हैं. यहाँ पर प्रेशर P1 है और यहाँ प्रेशर P2 है. तथा कंपेयर प्रेशर्स, पार्ट बी है सवाल का. कंपेयर प्रेशर्स, प्रेशर कंपेयर करिए. तो अब मैं कह रहा हूँ प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू सेम. प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू सेम. और काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ सेम है. तो P प्लस रो जी H, P1
प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2, ऐसी कुछ इक्वेशन आ रही है। अगर एरिया सेम है तो वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो हाफ रो v स्क्वायर के टर्म दोनों तरफ से कैंसिल कर दीजिए। अब आपको ये समझना है कि यहां तक आते आते ये तो H2 तो ज्यादा है, H2 तो ज्यादा है, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर और प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर सेम है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर एनर्जी कम है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर कम है। एट टॉप पोटेंशियल एनर्जी इज मोर, for their sum to be constant, pressure energy should be less. A1 V1 is equal to A2 V2 से हमने से देखा, एकदम वर्टिकल पाइप है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, एकदम वर्टिकल पाइप है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, हमने देखा कि वेलोसिटी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, ऊपर आते आते पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब प्रेशर एनर्जी घट गई, इसीलिए टॉप फ्लोर पे वाटर कम्स आउट विद लेसर प्रेशर। एट टॉप फ्लोर प्रेशर डिक्रीजेस, नॉट वेलोसिटी। ये हम मान के चल रहे हैं कि एरिया सेम है, तो आपको हर बार नए सिरे से सोचना पड़ेगा। आप टॉप फ्लोर पे खड़े हैं और आप ऊपर जाके कह रहे हैं, कभी कभी आप कहते भी हैं, पता नहीं किसने हमें सिखाया, और कभी कभी हम कहते हैं पानी आज कम प्रेशर से आया, पानी कम प्रेशर से आया कि कम वेलोसिटी से आया, इसको आप इंट्यूशन से मत कभी भी कहिएगा, पूरा सॉल्व करिएगा। मैंने आपको यहाँ कहा कि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वेलोसिटी सेम है, रादर A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो वेलोसिटी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेम है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, मतलब यहाँ पे प्रेशर एनर्जी कम है, तो यहाँ पानी प्रेशर एनर्जी कम है मतलब प्रेशर कम है। टॉप फ्लोर पे पानी कम प्रेशर से आता है क्योंकि ऊपर जाने में पानी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी सुबह से लिख दीजिए, इन राइजिंग अपवर्ड्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ या pressure decreases because potential energy increases। ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ ही रही है, तो प्रेशर एनर्जी घट रही है, अर्थात प्रेशर घट रहा है। फिलहाल तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में लाइनें हैं नहीं, मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, और अब एक क्लास पढ़ा रहा हूँ आपको बात। अभी मैंने वर्टिकल पाइप की बात की थी, अब मैं आपसे हॉरिजॉन्टल पाइप की बात कर रहा हूँ। ये हॉरिजॉन्टल पाइप की ये हाइट जमीन से बराबर है, इसी को हॉरिजॉन्टल पाइप कहते हैं। ये जो H1 है और जो H2 है, सेंटर का पाइप के सेंटर का जो जमीन से हाइट है वो सेम है, तो ये हॉरिजॉन्टल पाइप है। यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है और यहाँ प्रेशर P2 है, तो हमें तो दिख रहा है कि यहाँ एरिया कम है, तो मतलब यहाँ एरिया कम है तो V1 इज ग्रेटर देन V2, पहला रिजल्ट तो मुझे दिख ही रहा है। यहाँ एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है क्योंकि A into V इज अ कांस्टेंट। असली मुद्दा, असली लड़ाई प्रेशर की, असली लड़ाई प्रेशर की। तो मुझे यहाँ बोलना पड़ेगा P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इसको P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, और हाइट सेम है, ये टर्म खत्म हो गया, और यहाँ पर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है तो प्रेशर एनर्जी ज्यादा है। अब मैं बोलूंगा सम ऑफ प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हाइट सेम है तो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हाइट सेम है तो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो सम ऑफ प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी सेम। और ये मुझे पक्का पता है कि यहाँ एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है। ये बहुत भयंकर बात है, 5 स्टार देने लायक बात है, इसके पहले मैंने 5 स्टार नहीं दिए वर्टिकल पाइप में। वर्टिकल पाइप को भी आप 3 स्टार तो दे दीजिए, उसके जो डिस्कशंस थे वर्टिकल पाइप के रिवाइज करिएगा, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हॉरिजॉन्टल पाइप की बात। हॉरिजॉन्टल पाइप में हम ये देख रहे हैं, रटना होगा आपको अलग से, सीधे ये डिस्कशन कुछ मत कीजिएगा,
सीधे फाइनल फैसला रटिए कि वेयर एरिया मोर प्रेशर मोर। हॉरिजॉन्टल पाइप में और बहती हुई लिक्विड में, हॉरिजॉन्टल पाइप में बहती हुई लिक्विड में जहां एरिया ज्यादा होता है वहां प्रेशर ज्यादा होता है। इसमें बहुत ज्यादा गलती की संभावना है क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला बोलते हैं फोर्स अपॉन एरिया, और ये कायदे से फ्लूइड स्टैटिक्स में वैलिड है। It is not valid in flowing fluid. It is not valid in flowing fluid. यहाँ तो इसका उल्टा चलता है। फ्लूइड स्टैटिक्स में तो एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, और फ्लूइड डायनामिक्स में उसका उल्टा। अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है तो, अगर हॉरिजॉन्टल पाइप है तो यहाँ एरिया अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी लेस है, तो काइनेटिक एनर्जी कम है, तो प्रेशर एनर्जी ज्यादा है, और प्रेशर एनर्जी ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा। अब आपको ध्यान रखना होगा जहाँ एरिया ज्यादा वहाँ प्रेशर ज्यादा, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। पूरा ये बोलना पड़ेगा कि फ्लूइड स्टैटिक्स में तो प्रेशर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्लूइड स्टैटिक्स में प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एरिया, एंड फ्लूइड डायनामिक्स में प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एरिया हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए। बस ये हमारी समरी हो गई। नो एक्सप्लेनेशन नीडेड। असली बात है नो एक्सप्लेनेशन नीडेड। अगर आप स्टूडेंट हो और आपका स्कोर पे सारा का सारा ध्यान है तो आप थियरी के और लॉजिक के पीछे ज्यादा मत पड़िए, सीधे रिजल्ट पहले इन पे फोकस करिए, पहले इन पर बेस्ड क्वेश्चन करिए, बाद में धीरे धीरे इसकी लॉजिक समझते रहना। पहले बिना किसी नो क्वेश्चंस आस्क्ड सीधे मानिए फ्लूइड स्टैटिक्स में प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए होता है, और फ्लूइड डायनामिक्स में जहाँ एरिया ज्यादा होता है वहाँ प्रेशर ज्यादा होता है। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। इनकी एक्सप्लेनेशन पूछते हुए कभी कोई क्वेश्चन पेपर में थोड़ी आया है, इनकी एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। काम केवल 7 पेपर में 7 केवल ये देगा आपका। अगर लॉजिक आप पेपर में बैठ के सोचने लगे तब तो पक्का नेगेटिव कर ही दोगे। पेपर में कहीं दिमाग चल पाता है क्या किसी का? ऑलरेडी हम इतनी परेशानी में होते हैं कि पेपर में आपका दिमाग नहीं चल पाता। ऑलराइट, so that is all from my side guys. Thank you. Bye bye.